हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानियों की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कांग इनान को भागते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। एक कार उसका पीछा कर रही थी। कांग इनान भागते भागते किसी को फोन लगाता है और बोलता है कि मैं सबको बेनकाब कर दूंगा, सबकी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन तभी वो जो कार पीछा कर रही थी वो कांग इनान को टक्कर मार देती है। हम देखते हैं कि ये कार ब्लू कलर की थी और तभी जिसने टक्कर मारी थी वो कार का गेट ओपन कर रही थी या कर रहा था कि तभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम ऊजिन को भी एक ब्लू कलर की कार का गेट ओपन करते हुए देखते हैं। इसके बाद रात को दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेहू और कांघा चोरी छुपे रियान के लॉकर में ड्रग्स चेक करने आए थे और जैसे ही कांघा रियान का लॉकर खोलता है तो उसको उसके अंदर जेई की फोटो दिखती है और जैसे ही वो जेई की फोटो देखता है तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो रियान के साथ सच में इतनी खुश थी। अब तो उसकी हंसी जैसे गायब ही हो गई है और तभी हम फ्लैशबैक में रियान और जेई को साथ में देखते हैं जो कि सच में साथ में बहुत ही जेन्युइनली खुश थे। वहाँ जेई रियान से कह रही थी कि जेओल ग्रुप के ओनर की बेटी होने के नाते मुझे हर चीज बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन तुम्हारे साथ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। रियान भी कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहकर सब कुछ भूल जाता हूँ कि मैं जोशिन एम्पायर का इकलौता वारिस हूँ। दोस्तों, इतने बड़े घर से आने की वजह से इन दोनों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, सोच समझकर चलना उठना बैठना। और फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके साथ आप एकदम फ्रीडम महसूस करते हो, कोई प्रेशर नहीं, तो फिर तो जाहिर सी ही बात है कि उसके साथ आपको कितना अच्छा फील होता होगा। पता नहीं अब दोनों को क्या हो गया है। खैर, तभी प्रेजेंट में हम रियान को देखते हैं जो कि जेई के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसको उसकी मोम का कॉल आता है जो उसको कहती है, तो कल तुमने देखा बेटा कि जोशिन एम्पायर कितना बड़ा है, कितने सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। एक दिन ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, इसलिए तुम अपनी इज्जत को सबके सामने बरकरार रखना, किसी भी ऐसी चीप कंट्रोवर्सी में मत फंस जाना। रियान ये सब सुन तो रहा था, लेकिन हम उसके चेहरे पर साफ साफ देख पाते हैं कि वो कितना प्रेशराइज फील कर रहा है और उसको कितनी घुटन हो रही है इन सब से। फिर जैसे ही वो घर पर पहुंचता है तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि चेंज कर लीजिए, आपकी फाइनेंशियल सेक्टर की क्लास है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आपको पढ़ाने आए हैं। जिस पर रियान बोलता है कि मुझे ब्रेक लेना है। तो सेक्रेटरी बोलती है कि सर आप ब्रेक नहीं ले सकते हो, कल की शेड्यूलिंग 5 बजे से है, तो मैं कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो इस पर रियान फ्रस्ट्रेशन के मारे कहता है कि मैं अभी सिर्फ 18 साल का बच्चा हूँ, स्कूल से आने के बाद क्या मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल सकती क्या? तो सेक्रेटरी एकदम रोबोट जैसे बोलती है, मैं समझ सकती हूँ आप कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन रियान की माँ ने रियान के लिए ढेर सारा प्यार छोड़ा है, रोबोट ही रोबोट। और इसीलिए फिर रियान परेशान होकर ऊजिन के घर चला जाता है लंच करने के लिए और वहाँ पर उसको घर का खाना खाकर इतना अच्छा लगता है। वो कहता है मेरे घर पर भी इतने बड़े बड़े शेफ हैं, लेकिन ये स्वाद वहाँ पर नहीं आ सकता। तो वहीं दूसरी तरफ हम जेई के डैड को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों के साथ बैठे हुए थे और गन को साफ कर रहे थे। गन को साफ करते हुए वो बोलते हैं, तुम्हें पता है ट्रिगर दबाने से पहले ही शिकार को पता चल जाता है कि बुलेट उसके आर पार होने वाली है और उस वक्त उसकी आंखों में जो जिंदगी और मौत के बीच का डर होता है, उस रिएक्शन को देखकर ही मुझे शिकार करना बहुत पसंद है। और तुम्हें जेई? पेरेंट्स नाइट वाले इंसिडेंट के बाद तो जेई बहुत डरी हुई लग रही थी और वो कुछ नहीं बोलती है। तो उसके डैड कहते हैं, तुम्हें तो दया आती है, बेचारा लगता है, यही सब सोच रही हो ना तुम? और वो जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट है उसके लिए भी तुमको ऐसा ही लगता है जैसा कि तुमको एक जानवर के लिए लगता है ना? तभी पास में बैठा उसका सौतेला भाई कहता है, स्कॉलरशिप स्टूडेंट मतलब कि जैसी माँ वैसी बेटी, सब गंदे खून वाले ऐसे ही होते हैं क्या? लेकिन तभी उसके डैड उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं और बोलते हैं कि अपनी बहन से ऐसे बात मत करना, निकलो यहाँ से। और तभी जेई बोलती है कि हाँ डैड, जैसा कि आपने बोला, वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट था तो मुझे तरस आ गया और लोगों ने अफवाह उड़ा दी। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मुझे इस तरह की सोच बिल्कुल पसंद नहीं है। पिछली बार जो हादसा हुआ था वो भूल गई क्या? अब कौन सा हादसा? कांग हिनान की मौत का या फिर जेई की असली माँ की बात कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं। और फिर उसके डैड कहते हैं कि अब बहुत हो गई पढ़ाई,
न्यूयॉर्क शिफ्ट होने की तैयारी शुरू कर दो। आगे फिर जेई के कमरे से बाहर आने पर वो देखती है कि जेई का सौतेला भाई अभी भी वहीं पर खड़ा था। वापस से इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और तभी उसका भाई कहता है कि तुम भूलना मत मेरी दीदी, अभी भी हुकुम का इक्का मेरे पास है, और इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम स्कूल में कांघा को देखते हैं जो कि जेई से मिलने आया होता है। यहाँ पर जेई कांघा को पेरेंट नाइट पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है। तो कांघा कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे तो बस तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुम अब भी रियान से प्यार करती हो? और अगर तुम करती हो तो उससे दूर क्यों भाग रही हो? ऐसी क्या वजह है? जिस पर जेई एकदम से सीरियस होकर बोलती है, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ, तुम अपनी हद में रहा करो। जिस पर कांगा एकदम से हंसकर कहता है, अरे मैं तो बस तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ, और अगर तुम उससे अब प्यार नहीं करती तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारी आंखों में जो ये अकेलापन और डर है इसे खत्म करना चाहता हूँ। ये सुनते ही जेई को एकदम से कांग इनान की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी ऐसी ही बातें करता था। जिस पर जेई कहती है कि जिस दुनिया से मैं आती हूँ वहाँ फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या महसूस करती हूँ और क्या सोचती हूँ। जिंदा रहने के लिए मुझे सब कुछ सहना पड़ेगा, बस एक बार मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। कांगा कहता है, जिंदा रहने के लिए? इसका क्या मतलब है? तो जेई बोलती है, कहा ना तुम नहीं समझ पाओगे, भूल जाओ मुझे, हम डेट नहीं कर सकते हैं। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में आर्ट रूम में हम ऊजिन और मिस हान को देखते हैं, जहाँ पर ऊजिन की बातों से मिस हान को साफ साफ समझ आ रहा था कि ऊजिन उनसे कोई प्यार वार नहीं करता है। खैर पर वो खुश थी क्योंकि उसको ऊजिन से महंगे महंगे गिफ्ट्स मिलते रहते थे। तभी हम दूसरी तरफ क्लास प्रेसिडेंट को प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखते हैं, और उसी वक्त उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है, और उनको देखकर क्लास प्रेसिडेंट एकदम घबरा जाता है। उसकी मॉम पूछती है, जो तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो क्लास प्रेसिडेंट हड़बड़ाहट में कहता है, दरअसल वो मैं चाबी भूल गया था, अब मुझे लाइब्रेरी जाना है। और वो सीधा लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है, समझा रहा था। और तभी क्लास प्रेसिडेंट अचानक से बोलता है कि तुम तो कई सारे बड़े होटल्स के मालिक हो, फिर भी तुम्हारी उस नए स्कॉलरशिप स्टूडेंट के साथ दोस्ती है। जिस पर टेहू थोड़ा घबरा कर और थोड़ा शौक होकर बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, वो फटीचर मेरा दोस्त नहीं हो सकता। तो क्लास प्रेसिडेंट कहता है, मैंने तुम्हें कैफे में साथ में देख लिया था, डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और फिर वो स्पिनर घुमाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता वो कांघा कांग इनान के जैसा दिखता है? आगे हम क्लास प्रेसिडेंट को लाइब्रेरी से बाहर जाता हुआ देखते हैं, और वो कांघा को घूरते हुए जा रहा था। और उसी वक्त कांघा के मोबाइल में एक वीडियो आता है, और कांघा देखता है कि वीडियो में एक पार्टी चल रही है, जहाँ पर रियान, ऊजिन और मिस हान भी मौजूद हैं। और वहीं पर साइड में छानिन इनहान को बुली कर रहा था। क्यों बे, दिमाग खराब है क्या तेरा? आजकल जेई के साथ क्यों घूमता रहता है? और फिर वो कांग इनान को बुरी तरीके से मारता भी है। तभी अचानक से प्रेजेंट में कांघा के पास हेरा आ जाती है। कांघा उसको देखकर बोलता है कि पेरेंट्स नाइट के दिन तुमने जो जेई को फंसा दिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए? तो हेरा कहती है, सॉरी मुझे नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि तुम उसके साथ घूमते रहते हो। वैसे तुम्हें एक दिलचस्प कहानी सुनाऊं? तुम्हारे पहले भी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट था, और वो भी जेई के बहुत करीब था। तो कांघा गुस्से में कहता है, वही जिसे रियान ने मारा था। इस पर हेरा कहती है, रियान ने? रियान जोशिन ग्रुप का इकलौता वारिस है, वो उसके मुंह क्यों लगेगा? अगर तुम्हें इल्जाम लगाना ही है तो सही इंसान पर लगाओ। उसने जेई की दोस्ती और सिंपैथी एक्सेप्ट करी, और यही उसकी गलती थी। उसकी मौत जेई की वजह से हुई है, और अब वही कहानी वापस से दोहराई जा रही है। देखो, इन सब में हमारे जैसे इलाइट लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता है तो तुम जैसे फटीचर लोगों का। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो मैंने तुम्हें बता दिया। और इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। कांघा तो अब पूरा कंफ्यूज हो जाता है, क्या चल रहा है, किसने मारा है, कौन गुनहगार है, सब तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। इसके बाद डायरेक्ट हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कम और मोबाइल ज्यादा चला रहे थे। यूजिन, क्लास प्रेसिडेंट, कई सारे लोग वहाँ पर मोबाइल चला रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर जेई के मोबाइल पर वापस से अननोन जगह से मैसेज आता है, तो तुम न्यूयॉर्क जा रही हो।
सोचा था तुम्हारे साथ थोड़ी और मस्ती करूंगा। और तभी उसको एक और वीडियो आता है जिसमें एक लड़का और लड़की आपस में लिपटे हुए थे। और ये वीडियो देखकर तो जेई बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे एकदम से घुटन होने लगती है और इसीलिए वो फटाफट से उठकर क्लास से चली जाती है। तो कांगा उसको देखकर वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो उन दोनों को देखकर रियान भी उनके पीछे चला जाता है। और जब कांगा जेई के पीछे जा रहा था तभी रियान उसको रोककर बोलता है उसे अकेला छोड़ दे, उसे ये सब तेरी वजह से ही झेलना पड़ रहा है। सोच जब उसके डैड को पता चला होगा कि तेरे जैसा स्कॉलरशिप स्टूडेंट उसके साथ में है तो तुझे अंदाजा भी नहीं है कि उसको क्या झेलना पड़ा होगा। तू उसके बाप को जानता नहीं है। मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे जैसे स्कॉलरशिप स्टूडेंट से। रियान की आंखों को देखकर कांगा एकदम शांति से सोचता है कि यही नफरत मेरे भाई ने भी देखी होगी। उसी वक्त वहाँ पर रियान का एलाइट चमचा युनसोक आ जाता है। अरे रियान, तुम इसको मारकर अपने हाथ गंदे क्यों कर रहे हो? हम इसको देख लेंगे। तभी कांगा जो यहाँ से जाने ही वाला था वो पीछे मुड़कर कहता है कहीं तुम मुझे डरा तो नहीं रहे हो? अरे मुझ पर कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं आने वाली जैसे कि तुमने उस स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मारा था। तभी रियान जो कि यहाँ से जाने ही वाला था वो थोड़ा सा चौंक जाता है। ये क्या बोल दिया इसने? और पीछे मुड़कर कांगा को देखता है तो कांगा कहता है अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? क्या रियान के सामने मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था? तभी रियान कांगा के सामने आकर कहता है कांगा तू है कौन? और फिर दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो आंखों से कंफ्यूजन और युद्ध साथ में चल रहा हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें युद्ध का ही सीन दिखाया जाता है। हम ऊजिन और रियान को स्वॉर्ड फाइट करते हुए देखते हैं। और फाइट खत्म होने के बाद रियान ऊजिन को कांगा के बारे में पता करने को बोलता है कि वो है कौन। उसे किसी बात का डर नहीं है और जब इंसान डरना बंद कर देता है तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है और मुझे वो वजह जाननी है। फिर आगे दूसरी तरफ एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में हम हेरा और जेई को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर हेरा जेई से बोल रही थी कि मैं जानती हूँ कि पेरेंट्स नाइट के बाद तुम मुझसे सॉरी सुनना चाहती हो लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलने वाली। जिस पर जेई कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा झूठा सॉरी सुनने में। तुम मुझे ये बताओ जो तुमको पता करने का बोला था उसका क्या हुआ? तो हेरा हैरान होकर कहती है इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें ये जानना है? वो स्कूल में से ही कोई है, सारे मैसेज तुम्हें स्कूल में से ही आ रहे हैं। और फिर अचानक से हेरा कहती है कि ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती तोड़ रही हूँ। और हाँ, अब हमारी दोस्ती नहीं रही तो एक बात बता दूं, मैं रियान को पसंद करती हूँ और तुम्हें उससे छीन कर रहूंगी। जिस पर जेई कहती है जाओ छीन लो। और इतना बोलकर वो यहाँ से उठ के चली जाती है। जेई के जाते ही हेरा उनके बचपन के मोमेंट्स को याद करके रोने लगती है कि जब वो छोटे थे तो वो कितने अच्छे दोस्त थे, कितना मजा करते थे साथ में। और वो ये सब सोच सोच कर जेन्युइनली रो रही थी। लेकिन फिर तभी कार में जाते वक्त हेरा अपने पापा की बात को याद करती है जहाँ पर उसके पापा किसी से फोन पर कह रहे थे कि अगर जोशिन से हमारे रिश्ते सही नहीं हुए तो सब कुछ खराब हो जाएगा, हम रोड पर आ जाएंगे। और बस इसीलिए दोस्तों हेरा ने ये सब कुछ किया जो वो अभी कर रही है, रियान से रिश्ता बनाना, जेई से दोस्ती तोड़ना। तो वहीं दूसरी तरफ जेई को उसके डैड मिस्टर पार्क के बड़े बेटे से मिलवाने के लिए ले जा रहे थे और वो जेई को ये भी बोलते हैं कि वहाँ पर जो भी बोलना बहुत सोच समझ कर बोलना। आगे फिर इन लोगों की मीटिंग होती है जहाँ पर वो बड़ा बेटा जेई को देखकर बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, बड़े लोगों के बारे में ऐसी अफवाहें उड़ती रहती हैं, मैं उन पर ध्यान नहीं देता। देखो ग्रेजुएशन के बाद हम तुरंत एंगेजमेंट कर लेंगे और न्यूयॉर्क शिफ्ट होकर साथ में यूनिवर्सिटी जाएंगे। लेकिन इधर जेई के चेहरे को देखकर तो हम साफ साफ समझ पाते हैं कि उसको जबरदस्ती ये सब करना पड़ रहा है। फिर आगे वो बड़ा बेटा और जेई अकेले में बात कर रहे थे लेकिन उसी वक्त जेई को अननोन नंबर से वापस मैसेज आता है। तो जेई वो मैसेज चेक करने के लिए पीछे ही रुक जाती है और वो देखती है कि उस मैसेज में जेई के प्रेगनेंसी टेस्ट वाला फोटो था और उसमें लिखा हुआ था क्या रियान को इसके बारे में पता है? ये देखते से जेई एकदम सुन्न सी हो जाती है, उसको एकदम चक्कर से आने लगते हैं। और तभी जैसे ही वो बड़ा बेटा उसके पास में आता है तो वो उसके ऊपर उल्टी कर देती है और बेहोश हो जाती है।
अगले दिन से रियान और कांगा दोनों नोटिस करते हैं कि जेई तो कहीं गायब सी हो गई है, स्कूल भी नहीं आ रही है। दोनों जन को जेई की बहुत चिंता हो रही थी कि वो एकदम से किधर चली गई। लेकिन फिर आगे हेरा जेई के सौतेले भाई से मिलती है और चालाक तो वो है ही सही, और वो उसको बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारी बहन पसंद नहीं है, मुझे भी वो कुछ खास पसंद है नहीं। और ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातें करके वो उससे जेई की इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन लाकर ऊजिन को देती है कि उसके डैड ने उसकी एक मीटिंग फिक्स की थी, लेकिन उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। इसीलिए उसके डैड गुस्सा हो गए और उसे एक फार्म हाउस में बंद कर दिया है, और वहाँ से निकालते ही वो उसको न्यूयॉर्क भेज देंगे। और हाँ, ये सारी बातें जाकर तुम रियान को मत बता देना, वरना मैं बहुत खतरनाक लड़की हूँ। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। वहीं एक तरफ रियान को जेई की बहुत चिंता हो रही थी, वो उसे कॉल पे कॉल लगाए जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ कांगा को तो हेरा ने जेई का पता बता दिया था, इसीलिए कांगा डायरेक्ट फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। तो वहीं इस तरफ ऊजिन को तो हेरा ने बोला था कि रियान को कुछ बताना मत, तो हमारे ऊजिन भाई साहब रियान को सच में कुछ नहीं बताते, वो उसका फोन ही पिक नहीं कर रहे थे। तो वहीं उस तरफ कांगा फार्म हाउस पर पहुंचकर जेई को बोलता है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, तुम स्कूल भी नहीं आ रही थी, देखो तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकती हो। जेई कहती है, चले जाओ यहाँ से, तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे। जिस पर कांगा कहता है, क्यों नहीं कर पाऊंगा, एक बार बताओ तो सही। तो जेई बोलती है कि मुझे अननोन नंबर से धमकी आ रही है। तो कांगा बोलता है, धमकी? लेकिन तुम्हें कोई धमकियां क्यों देगा? तो जेई बोलती है कि मैंने किसी की जान ली है। तो वहीं दूसरी तरफ हम हेरा को देखते हैं, जो कि एकदम सज धज के रियान के पास आई होती है। आकर वो बोलती है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, कि देखो जेई को तो उसके पापा ने फार्म हाउस पर बंद करके रखा है, और वहाँ से निकलते ही वो तो जॉन यू से एंगेजमेंट करके न्यूयॉर्क जाने वाली है। तो अब वो तो जाने ही वाली है, क्यों ना हम दोनों एक नए रिश्ते की शुरुआत करें, देखो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वहीं इधर रियान तो कुछ फोटोज को देख रहा था और उसको पता चलता है कि कांगा कांग इनान का भाई है। और फिर वो बोलता है कि क्या जेई फार्म हाउस पर अकेली है, और इतना बोलते ही वो फार्म हाउस की तरफ भागता है, जैसे कि वो कांगा से जेई को बचाने जा रहा हो। यहाँ पर हेरा भी वो फोटोज देख लेती है। तो वहीं जेई कांगा को बोलती है कि मैंने जिसकी जान ली थी वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट था। ये सुनकर कांगा एकदम शॉक हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? और फिर वो जेई से बोलता है कि जिस स्कॉलरशिप स्टूडेंट की तुमने जान ली वो मेरा भाई था।